त्योहारों का समय था। बाजार में हर जगह अलग अलग तरह के पकवान और मिठाइयाँ, पकोड़े और न जाने क्या क्या बन रहा था। सरला बाजार में से एक सब्जी की दुकान के सामने गुजरती है, जहाँ वो देखती है कि सब्जी वाला 20 रुपए में एक गुच्छी पालक बेच रहा था। अरे, पालक तो एकदम ताजा लग रही है। भैया, 2 गुच्छी पालक की कर दो। सरला पालक खरीद कर घर आ जाती है। उसका 10 साल का बेटा सूरज पालक को देखते ही मुंह बना लेता है। माँ, वो गोपाला के पिताजी जलेबी और पकोड़े लेकर आए हैं और आप ये सड़ी सी पालक लेकर आए हो। माँ, तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मेरे लिए पकोड़े ले आती, मुझे नहीं खाना पालक। तभी वहाँ रोहित की बहन आ जाती है। तुम्हें पता भी है पालक में कितना आयरन होता है? आयरन? उससे क्या होता है? इसे खाएगा तो तुम्हारे शरीर में खून की कमी नहीं होगी और तुम एकदम स्वस्थ रहोगे। सरला की बड़ी बेटी रूपा बहुत ही ज्यादा समझदार थी। घर के हालातों को देखते हुए वो पड़ोस में ही कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। सरला लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। बड़ी मुश्किल से वो घर का गुजारा कर पाती थी। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और रोज बढ़ती महंगाई सब संभालना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसकी 12वीं में पढ़ने वाली बेटी रूपा मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। माँ, आज तो बहुत देर हो गई मुझे। ये बच्चे ना पढ़ते ही नहीं है। इतना सारा होमवर्क स्कूल से मिला है और किसी ने नहीं किया, और अगर मैं करवाती नहीं ना तो इनके मम्मी पापा मुझे ही सुनाते। तू हर चीज को समझती है। अच्छा बेटा, मैं फिर से पूछ रही हूँ, तेरी पढ़ाई का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है ना? देख, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगले साल भगवान की दुआ से तेरे अच्छे नंबर आ जाएं। बस 2-3 साल की पढ़ाई और होगी, फिर मेरी बेटी एक कामयाब अफसर बन जाएगी। माँ, लगता है तुम्हारी ये चाह मुझे एक दिन जरूर अफसर बनाकर ही छोड़ेगी। अच्छा बताओ ना माँ, खाने में क्या बना रही हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने तो दोपहर में भी खाना नहीं खाया। सोच रही हूँ कि आज पालक का साग बनाऊंगी, लेकिन ये नकचढ़ा पालक देखकर मुंह बना रहा है। माँ, क्यों ना आज पालक के पकोड़े बनाएं? हर रोज तो वही दाल चावल रोटी ही खाते हैं। आज पकोड़े बनाओ ना। ठीक है, वैसे भी ये रोहित पकोड़े ही मांग रहा है। नहीं खाऊंगा, मुझे दुकान वाले ही पकोड़े चाहिए। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? माँ अभी काम से आई है, कितना थकी हुई है। माँ, इसकी बात मत सुनो आप, पालक के पकोड़े ही बना दो। देखना, ये दुकान में मिलने वाले पकोड़ों से भी अच्छे होंगे। सरला पालक के पकोड़े बनाने लगती है और पकोड़ों के साथ चटनी भी बनाती है। सारा परिवार बैठकर पकोड़े खाता है और रोहित, जो पालक के पकोड़ों का नाम सुनकर मुंह बना रहा था, सबसे ज्यादा पकोड़े वही खाता है। अब क्या हुआ? इतने सारे पकोड़े क्यों खा रहा है? क्योंकि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। माँ, आप कल से फिर यही बनाना ना। सब खुशी खुशी पकोड़े खाते हैं और सब सो जाते हैं। सुबह दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और सरला काम पर चली जाती है। दोपहर को स्कूल से आते समय एक गाड़ी रोहित को टक्कर मार देती है और उसे बहुत चोट लगती है। कुछ लोग रोहित को अस्पताल लेकर जाते हैं और सरला को सूचना देते हैं। सरला जब अस्पताल जाती है तो अपने बेटे को इस हालत में देखकर घबरा जाती है। भगवान का शुक्रिया अदा करो, तुम्हारा बेटा बच गया है। बस हाथ और पैर में फ्रैक्चर आया है और सर में थोड़ी चोट लगी है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? देखिए, चोट तो बहुत लगी है, इसलिए पूरी तरह से ठीक होने में तो समय लग जाएगा। कहने को तो सरला का बेटा सरकारी अस्पताल में था, लेकिन दवाइयाँ सारी बाहर से लेनी थी और बहुत ही महंगी थी। घर की जमा पूंजी 1 हफ्ते में ही खत्म हो गई।
अपने बेटे की देखभाल के कारण सरला काम पर भी नहीं जा पाई। रूपा ने भी अपने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि अब वो घर को देख रही थी और अस्पताल में भी आना जाना कर रही थी। फिर कुछ दिन के बाद सरला रोहित को घर ले आती है। सुनो रूपा, तुम थोड़ी देर रोहित को देखो, मैं काम पर जाती हूँ। बिना बताए इतने दिन की छुट्टी हो गई। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगी। सरला जब अपनी मालकिन के घर पहुंचती है तो वहां कोई और काम कर रहा था। मालकिन सरला पर भड़क जाती है और उसे काम से निकाल देती है। घर में बीमार बेटा और अब हाथ में काम भी नहीं था। सरला को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे कि उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। शाम हो चुकी थी। वो घर की तरफ आई तो उसने देखा कि फुटपाथ पर कुछ लोग अलग अलग तरह के खाने की चीजें बनाकर बेच रहे थे। इन लोगों की तरह क्या मैं भी कुछ बनाकर नहीं बेच सकती? लेकिन क्या बनाऊंगी? सरला घर पहुंच जाती है और रूपा से बात करती है। माँ, इतना सोचने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है। सस्ती चीज में अगर देखा जाए तो इस वक्त पालक ही है, और तूने तो उस दिन पालक के पकोड़े भी कितने अच्छे बनाए थे। रोहित तो आज भी कह रहा था कि उसे पालक के पकोड़े खाने हैं। एक काम करते हैं ना माँ, हम दोनों मिलकर पालक के पकोड़े बेचते हैं। कम से कम रोज हाथ में पैसे तो आएंगे। ये तूने अच्छा कहा। हाँ, पालक के पकोड़े, मैं पालक के पकोड़े का काम करूंगी। और क्या कहा तूने? रोहित को पालक के पकोड़े खाने हैं। रुक, मैं ना अभी बाजार से पालक खरीद कर लाती हूँ। तभी सरला जाकर पालक खरीद कर लाती है और अपने दोनों बच्चों को पालक के पकोड़े बनाकर खिलाती है। और रात भर यही सोचती है कि आखिर वो किस तरीके से अपना काम शुरू करे। अगले दिन सुबह, माँ, ये थोड़े से पैसे हैं जो मैंने अपनी गुल्लक में जमा किए हुए थे। रात भर तुम सोई नहीं, मैं ये सब देख रही थी। तुम्हें यही चिंता थी ना कि पैसे कहाँ से आएंगे। देखो, ज्यादा तो नहीं है, पर इससे हमारा काम हो जाएगा। कभी कभी तो सोचती हूँ, अगर तू नहीं होती तो क्या होता। बेटा, ये तो बहुत है, इनसे ही काम शुरू करूंगी। सुन, मैं बाजार जाती हूँ और सामान खरीद कर लाती हूँ। और तेरी भी कई दिन से स्कूल की छुट्टी हो गई है, कल से स्कूल जाना शुरू कर दे, ठीक है? माँ, थोड़ी दिनों में रोहित भी ठीक हो जाएगा, तो परेशान मत हो। सरला बाजार जाती है और पालक के पकोड़े का सारा सामान खरीद कर घर लाती है। फिर वो घर की ही एक कढ़ाई को मांझ कर धोकर अच्छे से तैयार करती है और एक बड़ा पतीला लेती है और सारा सामान और घर का ही गैस चूल्हा लेकर जहाँ सब लोगों ने अपना सामान लगाया हुआ था, वहीं जाकर वो भी अपना सामान लगा देती है और पालक के पकोड़े बनाने लगती है। थोड़े से पकोड़े बनाने के बाद वो आवाज लगाती है, आओ आओ, गर्मा गर्म पालक के पकोड़े खाओ, आयरन से भरपूर, सेहत बने खूब। आओ आओ, गर्मा गर्म पालक के पकोड़े खाओ, आयरन से भरपूर, सेहत बने खूब। दिवाली का समय था। पूरा बाजार लोगों से भरा हुआ था। गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। तभी दो आदमी जो वहां खड़े थे, वो उससे पकौड़े खरीदते हैं। कैसे दिए पकौड़े? 30 के पहिया। फिर वो आदमी कढ़ाई में देखता है, गर्मा गर्म पकौड़े तेल में खौल रहे थे और दिखने में भी वो बहुत करारे लग रहे थे। वो सरला से एक प्लेट देने के लिए कहता है। सरला एक प्लेट में पकौड़े रखकर उसके साथ हरी और लाल चटनी खाने के लिए देती है और दोनों एक ही प्लेट में से पकौड़े खा रहे थे। पकौड़े खत्म होने के बाद, वाह, बहुत ही बढ़िया, आपके हाथों में तो बहुत स्वाद है। इतने करारे और चटपटे पकौड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए। सरला की दुकान के सामने से लोगों का काफी आना जाना था।
शाम के समय अधिकतर लोग वहां पर खाने पीने का सामान खरीदने ही आ रहे थे, इसलिए सरला जोर जोर से आवाज लगा रही थी ताकि सबका ध्यान उसके पकौड़ों की तरफ खिंचे। आंटी आंटी, एक प्लेट पकोड़े देना मुझे। पालक के पकोड़े मुझे बहुत पसंद है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लग रहा है पकोड़े भी अच्छे होंगे। सरला उन दोनों को पकोड़े खाने के लिए देती है और मन ही मन उसे बहुत खुशी हो रही थी कि आज उसके हाथ में काम खत्म होते ही पैसे होंगे। जैसे जैसे 8 बजने वाले थे वैसे ही लोगों ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया, लेकिन सरला तो आई ही थोड़ी देर पहले थी, इसलिए उसका सामान अभी भी काफी बचा हुआ था। बस अब वहां 2-3 लोग ही खाने वाले खड़े थे। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो इधर उधर खाने की चीज की तलाश कर रहे थे। जब कुछ नहीं मिलता तो वो सरला के पास आकर पकोड़े देने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर रुको, मैं अभी गर्मा गर्म पकोड़े तैयार कर देती हूँ। फिर सरला जल्दी से पकोड़े तैयार करती है और उन सबको खाने के लिए देती है। कसम से मजा आ गया, आपके हाथों में तो जादू है। इतने स्वादिष्ट गर्मा गर्म पकोड़े खाने को मिल गए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। सच कहा भैया। सरला ने उन सबके पैसे लिए और उनको अपनी साड़ी के पल्ले में बांध दिया और खाली बर्तनों को देखा और भगवान को शुक्रिया किया। हे प्रभु, तेरी बहुत बड़ी कृपा है। बस इसी तरह रोज खाली बर्तनों के साथ ही घर जाऊं। फिर सरला घर चली जाती है तो वो देखती है कि रूपा ने खाना बनाकर रखा हुआ था। ये देखकर सरला बहुत खुश होती है। वो रोहित को देखती है तो रोहित गहरी नींद में सो रहा था। माँ, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि काम अच्छा हुआ है, सही कहा ना? सचमुच बेटा, देखना सारे बर्तन खाली हैं। अब अगर हर रोज वहीं पकोड़े बेचूंगी तो जरूर सारा सामान बिक जाएगा। माँ, तू घर की चिंता मत कर और रोहित की भी नहीं, मैं ना सब संभाल लूंगी। जानती हूँ तू सब संभाल लेगी। उसके बाद सरला रोज पालक के पकौड़े बेचती और घर पैसे लेकर आती। 1 महीने के बाद रोहित भी ठीक हो जाता है। दोनों भाई बहन स्कूल जाते हैं और शाम को अपने स्कूल का काम खत्म करके अपनी माँ की मदद भी किया करते थे। इस तरह कठिन परिस्थितियों में भी घबराने की बजाय सरला ने अपने हाथों से जादुई पालक के पकोड़े बेचे और परिवार के हालात सुधारे। पहाड़ों में ससुराल। सुबह के 11 बजे थे। रूहानी सुबह का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में 2-2 रजाइयों में सोई हुई थी। अरे बहू, बेटा अपने लिए और हमारे लिए 1-1 कप कहवा बना दे। रूहानी का रजाई से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी वो बेमन से उठती है। माँ, अभी कुछ देर पहले ही तो खाना खाया था। हाँ हाँ बेटा, ये लेह है, तुम्हारी दिल्ली नहीं है। यहाँ ठंड से बचने के लिए ये सब करना पड़ता है। रूहानी गर्म गर्म कहवा बनाकर लेकर आती है। जल्दी से पी ले, फिर हमें पास में से ही थोड़ी लकड़ियां लानी है। कुछ दिनों में बर्फबारी होगी तो बाहर नहीं जा सकेंगे और लाइट भी चली जाती है। फिर ये लकड़ियां ही काम आएंगी। घर में अंगीठी जलाकर आराम से बैठ सकते हैं। रूहानी की शादी हुए अभी 1 महीना हुआ था। उसे इतनी ठंडी जगह की आदत नहीं थी। लेकिन माँ, आज तो बहुत ठंड है और मेरे हाथ पैर सब ठंडे पड़ रहे हैं। बाहर कैसे जाएंगे? अरे बेटा, पहाड़ पर जब चलेगी ना तो सब गर्म हो जाएगा। रूहानी अपनी सास के साथ लकड़ियां लेने के लिए चली जाती है। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? हाँ, कहाँ फंस गई? अच्छा, मुझे ही लगी थी पहाड़ों में शादी करने की। सोचा था ठंडे पहाड़ों में रहूंगी और गर्मी भी नहीं लगेगी, ऊपर से स्नोफॉल देखूंगी।
लेकिन यहाँ ठंड के मारे तो मेरी हालत खराब हो गई है, हड्डियां तक ठिठुर जाती हैं। धूप देखने के लिए तो मैं तरस गई हूँ। रूहानी सास को अपनी हालत के बारे में बता रही थी और उसकी सास खिलखिलाकर हंस रही थी। अब मुझे समझ आया, मैं पहाड़ी जीवन को आसान समझ रही थी, लेकिन असल में वो बिल्कुल अलग है। अजय सही कहते थे, मैंने ही उनकी बात नहीं मानी। रूहानी और अजय कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से मिले थे, जहां अजय की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली शहर आया था। अजय ने रूहानी को बताया था कि वो लेह से है। अरे वाह, आपका घर कितनी अच्छी जगह है, मस्त पहाड़ों के बीच ना, कभी गर्मी तो पड़ती ही नहीं होगी। वाह, ऊपर से स्नोफॉल, आहा, कितना मजा आता होगा ना आपको। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वहां ठंड से हालत खराब हो जाती है। अब ऐसे ही दोनों के बीच ऐसी ही बातें होने लगी थी और रूहानी अजय से लेह के मौसम के बारे में पूछकर बहुत खुश होती थी। यार तुम कितने लकी हो ना, इतना ठंडा मौसम। वाह, तुम तो हमेशा स्नोफॉल देखते होंगे ना, काश मैं भी ऐसी जगह पैदा होती। अरे पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ, पर तुम भी रह सकती हो मेरे साथ। तुम एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। रूहानी शादी की बात सुनकर बहुत खुश होती है। उसके बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ समय के बाद दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अजय को लेह में एक सरकारी स्कूल के टीचर की नौकरी मिल जाती है। दोनों अपने अपने घर वालों से बात करते हैं। अरे बेटा, लेह तो बहुत दूर है, ऊपर से पहाड़ी इलाका है। पता है तुझे वहां कितनी ठंड पड़ती है? तू कैसे रहेगी वहां? नहीं नहीं नहीं, मैं तेरी शादी वहां नहीं करवाऊंगी। अरे माँ, पहाड़ों की वजह से ही तो मैं बोल रही हूँ, ऊंची ऊंची वादियों में मेरा ससुराल होगा। सोचो ना, हर रोज स्नोफॉल। वाह, कितना अच्छा होगा माँ, प्लीज आप पापा से बात करो ना। एक शाम रूहानी के माता पिता अपने कमरे में थे। जी मैं क्या कह रही थी, आपकी लड़की ना एकदम बावली है, कहती है कि शादी करेगी तो किसी पहाड़ी लड़के से। अब आप बताओ, ऊंचे पहाड़ पर ससुराल चाहिए? इसे अब आप ही समझाइए ना। इसे मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ कि वहां पर बहुत दिक्कतें होती है पहाड़ों पर यह है कि मान ही नहीं रही। अच्छा सही है, वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो गई है। रिश्तेदारों को बोल कर देखो, अगर कोई अच्छा लड़का हो तो। जी वैसे तो अब पहाड़ों पर काफी तरक्की हो गई है। और क्या, पहले से बहुत बदल गया है पहाड़ी जीवन। जी वो रूहानी बता रही थी कि उसके साथ एक लड़का पढ़ता था। अब वो सरकारी टीचर है लेह में और उसका घर भी वहीं है। अगर आप हाँ करते तो हम उससे बात करें। अरे अगर रूहानी को लड़का पसंद है तो ठीक है, हम एक बार लड़के के घर वालों से मिल लेंगे। अगर सब ठीक लगा तो ठीक है। दूसरी तरफ अजय भी अपने घर वालों से बात करता है और दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद रूहानी की अजय से शादी हो जाती है और वो दिल्ली से लेह अपने ससुराल आ जाती है। तभी अचानक रूहानी की सास आकर रूहानी के कंधों पर हाथ रखती है और रूहानी अपने सपने से बाहर आती है। अरे बेटा, कब से आवाज लगा रही हूँ, ध्यान कहाँ है तेरा? हाँ, कुछ कुछ नहीं माँ जी। अरे मैंने अपनी लकड़ियां बांध दी है, चल अब घर चलते हैं। फिर दोनों लकड़ियां लेकर घर आ जाती हैं। कुछ दिनों के बाद वहां बर्फबारी शुरू हो जाती है। बेटा, सबके लिए बढ़िया सा कहवा बना दो। दिसंबर का महीना, ऊपर से बर्फबारी। रूहानी ऊपर से नीचे तक मोटे कपड़ों से ढकी थी और वो फोन पर बात कर रही थी। माँ, इतने कपड़े ओढ़ने के बाद भी ठंड लगती है और ऊपर से पूरा दिन चाय कहवा बना बना कर तो मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी जिद थी ना पहाड़ों में ससुराल की, अब मिला है तो झेलो। माँ, अब आप भी मुझे चिढ़ा रही हो। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, माँ जी और पापा जी के लिए कहवा बनाना है। तब तक अजय भी घर आ जाता है और रूहानी सबके लिए कहवा लाती है। ओहो, ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया है रूहानी।
अरे, मैं तो तुरंत ही बनाकर लाई थी, इतनी जल्दी ठंडा भी हो गया। हाँ बेटा, यहाँ ऐसा ही होता है। जाओ, सबके लिए दोबारा गर्म करके ले आओ, और इस बार केतली में डाल कर लाना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। धीरे धीरे रूहानी को पहाड़ी जीवन के साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चल रहा था। पहाड़ों पर रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सब कुछ उसके मायके से बिल्कुल अलग था। उसी शाम, रूहानी, बाहर बहुत स्नोफॉल हो रहा है। तुम्हें तो स्नोफॉल देखना पसंद है ना? चलो बाहर देखने चलते हैं। रूहानी रजाई में लेटी हुई थी। नहीं, मुझे नहीं देखना, तुम जाओ। अरे, देखना कैसे नहीं है? तुम ही तो बोलती थी ना पहाड़ों में कितना मजा आता है। चलो ना मेरे साथ। अजय रूहानी की रजाई उठा लेता है और उसे खींचकर बाहर ले जाता है। मुझे नहीं जाना, मुझे ठंड लग रही है। ऐसे बोलते ही रूहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे, तुम ठंड के मारे रो रही हो? और सब लोग हंसने लगते हैं। बेटा, पहाड़ों में ससुराल होने के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम धीरे धीरे ढल जाओगी, जैसे मैं ढल गई। लेकिन फिलहाल तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने मायके होकर आना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अपनी सास की बात सुनकर रूहानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हाँ, मुझे कुछ दिनों के लिए सच में घर जाना है। रूहानी समझ गई थी कि पहाड़ों में ससुराल होने के बारे में सोचने और असल में वहां रहने में बहुत फर्क है।